नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनाए जा सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डाल रखे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ इसमें कई सारे फैक्ट्स भी दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके 2 से 3 बार रिवीजन करें। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ को आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। हर व्यक्ति का अपना अपना रिवीजन करने का तरीका होता है। कई लोगों को या पढ़ करके जो है याद रखने की क्षमता होती है, कई लोग लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने तरीके से इसे जो है रिवीजन करें। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि कम पढ़ें पर रिवीजन ज़्यादा करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे एक साल के लिए। 2020 और 2021 में आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रोग्राम के तहत कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। बेंगलुरु, गुरुग्राम, इंदौर या करनाल। सही जवाब है दोस्तों इंदौर। इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रोग्राम के तहत भारत में नंबर 1 पे रहा है। मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर देश के सबसे स्वच्छ शहर की सूची में चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए, एक चीज़ और भी है इसके बारे में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सफाई जो है सर्वेक्षण है। स्वच्छता के मामले में यह सबसे बड़ा जो है सर्वेक्षण होता है पूरी दुनिया भर में। ये एक बहुत ही खास बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर रहा है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब जो है वाराणसी को दिया गया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन, वैसे शहर जो गंगा किनारे बसे हुए हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन जो है वाराणसी को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और इंदौर जो है चौथी बार नंबर 1 पे रहा है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है रैंकिंग अभ्यास जो है भारत सरकार की एक गतिविधि है जिसका उद्देश्य राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता प्रयासों के स्तर का आकलन समयबद्ध और नवाचार तरीके से करना है। यानी कि समय समय पर प्रत्येक शहरों का जो है स्वच्छता के मामले में कि कौन सा शहर कितना साफ सुथरा है उसकी एक रैंकिंग बनानी है, लोगों को जागरूक करना है ताकि वे अपने शहर को और ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रखें और साफ रखें। इससे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों कि गंदगी नहीं फैलेगी। जब स्वच्छ आपका शहर जब साफ रहेगा तो टूरिस्ट प्लेस आएगा, आपका इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, मार्केट ग्रोथ करेगा और यहाँ तक कि बीमारियाँ भी कम फैलेगी। सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों को रहने का बेहतर स्थान बनाने की और मिलकर बहुसंख्या में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण से शहरों को स्वच्छ बनाने में और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में सुधार करने एवं शहरों एवं कस्बों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है कि अगर आपका शहर ज़्यादा साफ सुथरा है और किसी का शहर कम साफ सुथरा है तो वास्तविक बात है जो शहर ज़्यादा साफ सुथरा है वो शहर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और दूसरे शहर वाले भी सोचेंगे कि हमारा शहर भी जो है दूसरे शहर के जैसा साफ और स्वस्थ रहे। तो इसके लिए जो है उनमें एक प्रतिस्पर्धा भी जगाना है ताकि वे जागरूक हो जाएं अपने शहर को साफ रखने में। अगला प्रश्न है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हम बचपन में जैसे कि
नानी के घर जाते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, इस प्रकार के, और आप बचपन में ऐसा होता भी था। तो उसी पर ये एक प्रकार की कहानियाँ लिखी गई हैं, और इसका थीम भी बहुत अच्छा है कि ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज, यानी कि दादाजी के पास या दादी के पास जो है कहानियों का एक संग्रह, एक बैग है, एक थैला है, जिसमें कि वो कहानियाँ रखते हैं और उन्हीं वही क्या करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज जो है कि लेखिका कौन है? निर्जरा सेन, सुलोचना सिंह, नैना राव या सुधा मूर्ति? सही जवाब है दोस्तों, सुधा मूर्ति जो है ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज की लेखिका है। देखिए, मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि लॉजिकली हर चीज़ को समझाऊं ताकि वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। सुधा मूर्ति जो है ये है, और इनकी यही पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज। प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति अपने 70वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए अपनी नई पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज लॉन्च की है। इस पुस्तक में सुधा ने बच्चों के लिए जो है 20 कहानियां लिखी हैं, जिसकी कुल अब तक 3 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। इसलिए यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च की है? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज क्या होती है दोस्तों? ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या HDFC बैंक? सही जवाब है दोस्तों, HDFC बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। देखिए, लोन किस आधार पर मिलता है? सबसे पहली बात है कि बैंक जब भी आपको लोन देती है तो हमेशा कोशिश करती है कि आप अपना कुछ ना कुछ उस पर गिरवी रखें। जैसे कि आप सोने रख सकते हैं, चांदी रख सकते हैं, अपने आभूषण रख सकते हैं, या फिर अपनी ज़मीन रख सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ रख सकते हैं। इस प्रकार कुछ ना कुछ वो आपसे गिरवी रखती है, ताकि जो है आप जो है बैंक का लोन चुकाने के लिए ज़रूर जाएं। तो अब अभी आप जानते हैं कि नए दौर में लोग जो है अपने अपने नए नए तरीके से जो है अपने जो है धन को बढ़ाते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो एक प्रकार का वो भी उनका एसेट बन जाता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है, वो भी एक प्रकार के एसेट बन जाता है। तो किस बैंक ने जो है, अगर आपके पास एसेट्स है तो आप उसके बिहाफ पर भी लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, आभूषण नहीं है, लेकिन अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, SIP हैं, या फिर शेयर मार्केट में है, तो आप उनसे जो है लोन ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड के ही बेसिस पर जो है लोन देती है। म्यूचुअल फंड है कि कंपनियां निवेशकों से पैसा जुटाती है। आमतौर पर क्या होता है कि हम शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। लेकिन कई लोग शेयर मार्केट में कम अनुभव के कारण रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में पैसा लगा देते हैं। और वो कंपनियां क्या करती है, अपने पास एक्सपर्ट्स रखती हैं, और वही सारे एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि कौन से कंपनी का शेयर उठेगा, और वो उन कंपनियों में जो है सारे पैसे इन्वेस्ट करती है। यानी कि एक कंपनी हजारों लाखों लोगों से पैसे लेती है और उनको जो है शेयर में इन्वेस्ट करती है, और जो भी प्रॉफिट आता है उसका कुछ परसेंट निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, आपको मिलता है, और कुछ परसेंट वो कंपनी लगाती है जो अपने एक्सपर्ट्स को रखती है। तो यस बैंक ने जो है, सॉरी मैंने HDFC बैंक बोल दिया था, सॉरी, यस बैंक ने जो है ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों यानी कि म्यूचुअल फंड को बेचने के बजाय, अगर आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत होती है तो आप म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ता है, लेकिन अगर आप नहीं भी बेचना चाहें तो बेचना पड़ता है पैसों की ज़रूरत के लिए। लेकिन यस बैंक ने ऐसी सुविधा दी है कि आप प्रतिभूतियों भूतियों को, यानी कि आप म्यूचुअल फंडों को आप जो है बेचे बिना आप उनको गिरवी पर रख करके ऋण ले सकते हैं, और उसे ही नाम दिया गया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, और इसी की शुरुआत की है। यस बैंक ने जो है सुचारू रूप से लेन देन के लिए ग्राहकों के नाम पर इस चालू खाते को खोलने की सुविधा शुरू की है। इसके इस सुविधा के तहत शेयर, इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड, सॉरी, किसान विकास पत्र, गैर पारंपरिक डिवेंचर कर जैसी सुविधाओं पर विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। तो यस बैंक काफ़ी सुविधाएं दे रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी,
किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है सुनील लांबा, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर या रविशंकर प्रसाद? सही जवाब है दोस्तों रविशंकर प्रसाद। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम जानते हैं हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, ऐसी जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उनमें प्रोसेसर का यूज किया जाता है। प्रोसेसर क्या होता है? एक प्रकार का दिमाग होता है जो तेज़ी से कार्य करने की क्षमता रखता है। तो जो ये प्रोसेसर है, तो स्वदेशी प्रोसेसर बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किया है या इसकी शुरुआत की है? तो रविशंकर प्रसाद ने इसकी शुरुआत की है। जो कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, यानी कि आईटी मंत्री हैं, केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। आईटी के सेक्टर के सारा डिपार्टमेंट इनके ही मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो इन्होंने एक ऐसा चैलेंज किया है कि आप अच्छा माइक्रो प्रोसेसर बनाए, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाए। अभी तक क्या होता है कि दोस्तों कि हम दूसरी कंपनियां जैसे कि एचपी वगैरह है, i3 जो है, इंटेल कंपनियां जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो उन पर जो है काफ़ी चैलेंजिंग काम है कि अब जो है स्वदेशी अगर हम बनाएं तो क्या फ़ायदा होगा कि एक तो हमारे देश को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। हम अभी इस कोरोना संक्रमण काल के दौर में है, और इसमें जो है ज़्यादातर सरकार ऐसे जो है योजनाएं लॉन्च कर रही है जो कि कहीं ना कहीं जो है स्वदेशी को बढ़ावा देने की फिराक में है। तो इसी के तहत केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान हेतु स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने, यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को आईआईटी मद्रास और सीडीएसी इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों। सीडीएसी क्या है? द्वारा विकसित माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी उत्पाद के विकास के लिए 4.3 करोड़ रुपए की प्रतियोगिता शुरू की है कि आप प्रौद्योगिकी उदास यानी कि आईटी सेक्टर में जो है आप जो है इनका उपयोग करें और कुछ नया टेक्नोलॉजी बना करके दें। और इसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता शुरू की है। और प्रतियोगिता क्यों किया जाता है दोस्तों? ताकि लोग और कंपटीशन करें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाएं। जब ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं तो अच्छी क्वालिटी निकलती है। इस चैलेंज को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 32 बिट और 64 बिट नामक दो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके नए प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए नए स्टार्टअप छात्राओं को आमंत्रित करना है और उन्हें प्रोत्साहन करना है। आईआईटी मद्रास और सीडीएसी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये एक पुरानी संस्था है दोस्तों भारत की, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और यह पुणे विश्वविद्यालय परिसर महाराष्ट्र में है। सीडेक जो है यह क्या काम करता है? यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज, एक सोसाइटी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है। ठीक है, इन्होंने जो है दो प्रोसेसर को विकसित किया, एक का नाम है शक्ति और दूसरा का नाम है वेगा माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है। सीडेक जो है बहुत ही एक प्रकार का रिसर्च सेंटर है भारत का कंप्यूटर के मामले में। चलिए अगला प्रश्न है, डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इसके बारे में मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। लुइस एबिंडर जो हैं वो डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। सबसे पहले देखेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक है किस जगह पर। आप देख सकते हैं कि ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, बिल्कुल इसके बीच में है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कहा जाता है, उत्तरी अमेरिकी महादेश में है। और देख सकते हैं दोनों के बीच में बिल्कुल इस जगह पर है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजधानी है इसकी सेंटो डोमिंगो इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा है
डोमिनिकन पेसो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजधानी है सेंटो डोमिंगो, मुद्रा है डोमिनिकन पेसो। और किस महाद्वीप महाद्वीप में है यह? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और यही है लुइस रोडोल्फो एविंडर, जो डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति बने हैं। लुइस रोडोल्फो एविंडर वर्तमान में डोमिनिकन रिपब्लिक के लिबरेशन पार्टी के राष्ट्रपति डैनिलो मदीना का स्थान लेंगे। लुइस रोडोल्फो एविंडर ने 53% वोट हासिल करके अगले 4 साल के लिए खुद को डोमिनिकन रिपब्लिक का नया राष्ट्रपति नामित किया है। यहाँ पर एक बहुत ही खास ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 4 साल के लिए चुने जाते हैं। और डोमिनिकन रिपब्लिक का मैंने आपको बताया कि लोकेशन भी बताया, किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और अन्य सारी जानकारियाँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ आप लोगों को बताता हूँ जिसके जरिए आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो ज़रूर इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न है आज का हमारा, भारतीय डाक सेवा ने भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर टिकट जारी किया है? तो 5 जो है विश्व धरोहर स्थलों पर जो है टिकट जारी किया। किसने? भारतीय डाक सेवा ने। इंडियन पोस्टेज स्टाम्प जो है जारी किया गया है। भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को के 5 विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। भारतीय डाक सेवा ने अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के स्मारक समूह, कुतुब मीनार, खजुराहो के स्मारक समूह पर टिकट जारी करने की औपचारिक घोषणा की है। विश्व धरोहर स्थल क्या होता है दोस्तों? विश्व धरोहर स्थल जो है यूनेस्को द्वारा जो है सांस्कृतिक या ऐतिहासिक या वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किए गए स्थल होते हैं। और वो यूनेस्को जो है ऐसा चीज़ जो बहुत ही स्पेशल हो, किस चीज़ में? कल्चर में, सांस्कृतिक में, ऐतिहासिक में, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से, या किसी अन्य प्रकार का वो स्थल जो है महत्व रखता हो। ठीक है, तो उन्हीं स्थलों को जो है विश्व का धरोहर स्थल कहा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और उसके वर्तमान प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले यूनेस्को के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए LVB DigiGo पहल की शुरुआत की है? इंस्टेंट खाता यानी कि इंस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों तुरंत, और खाता यानी कि अगर आपको उस बैंक में अकाउंट खोलना है तो बैंक जो है तुरंत ही आपका खाता खोल देगी। ठीक है, और उसके लिए LVB DigiGo नामक योजना की शुरुआत की है। और ये किस बैंक ने की है? लक्ष्मी विलास बैंक, मुथूट फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब प्रश्न में ही छुपा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं LVB, इसका फुल फॉर्म है लक्ष्मी विलास बैंक। आप इससे अंदाजा लगा करके लक्ष्मी विलास बैंक को टिक कर सकते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक, और ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लोगो है। लक्ष्मी विलास बैंक ने अपने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता यानी कि तुरंत ही जो है अगर आपको सेविंग अकाउंट खोलना है तो वो तुरंत ही खोला जाएगा, इसे ही खोलने के उद्देश्य से LVB DigiGo पहल की शुरुआत की है। डिजी एक तरह से डिजिटल का शॉर्ट फॉर्म है, और गो का मतलब आगे बढ़ाना या आगे जाना। लक्ष्मी विलास बैंक ने DigiGo ग्राहकों के लिए नियमित खाता और चेकबुक, डेबिट कार्ड का अर्थ होता है ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी अन्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से मुहैया कराने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है।
लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। लक्ष्मी विलास बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो एस सुंदर है एमडी और सीईओ। एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? एंजेला बक्सटन बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट या टेनिस? सही जवाब है दोस्तों, टेनिस से जो है एंजेला बक्सटन का संबंध था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये है एंजेला बक्सटन, पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी। ब्रिटिश हैं ये, अंग्रेज हैं। टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का निधन हुआ। एंजेला ने 2 बार ग्रैंड स्लैम डबल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एंजेला बक्सटन ने कितनी बार ग्रैंड स्लैम डबल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 2 बार। वर्ष 1956 में उन्होंने एल्थिन गिब्सन के साथ मिलकर रोलैंड गैरस और विंबलडन में महिला डबल्स का खिताब जीता है। डबल्स क्या होता है दोस्तों? टेनिस का अगर ये कोर्ट होता है इसमें, तो इसमें 2-2 प्लेयर खेलते हैं, तो उसे ही डबल्स कहा जाती है। बीच में यहाँ पर एक प्लेयर, एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 2-2 प्लेयर, और ये बीच में नेट लगी होती है, इसे ही कहते हैं डबल्स। ठीक है, सिंगल जब होता है तो उसमें एक एक खिलाड़ी ही खेलते हैं। ठीक है, महिला डबल्स का इन्होंने खिताब जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवरेज के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? कोटक जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियंस इंश्योरेंस, नेशनल लाइफ इंश्योरेंस या इनमें से कोई नहीं? तो मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 का इंश्योरेंस के लिए जो है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। और कितने का समझौता किया है? 10 लाख तक का, सॉरी 1 लाख तक, 1 लाख का जो है कोविड-19 इंश्योरेंस टावर प्रदान करने के लिए जो है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। मुथूट फाइनेंस क्या है दोस्तों? गोल्ड लोन है एक प्रकार का, या ज़्यादातर मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देती है। आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा टीवी में। मुथूट फाइनेंस बैंक ने गोल्ड ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए विशेष और मुफ्त कोविड-19 बीमा कवरेज सुविधा देने की घोषणा की है कि अगर आपने मुथूट फाइनेंस बैंक से किसी भी प्रकार का ऋण लिया है, लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया है, यानी कि सोने को जमा करके लोन लिया है, तो आपको जो है मुफ्त जो है कोविड-19 बीमा कवरेज सुविधा मिलेगी। मुथूट फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोची, केरल में है। मुथूट फाइनेंस बैंक के प्रबंध निर्देशक कौन है? जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट। ठीक है, ये इनका सरनेम है और इसी के नाम पे एक तरह से ये फैमिली बिजनेस हो सकता है, और उन्होंने अपने ही नाम पर ये मुथूट फाइनेंस बैंक खोला है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनरल कंपटीशन के छात्रों के लिए। दोस्तों आप सबको पता होगा कि एनआरए क्या है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, एक प्रकार की नई सरकार ने एक आयोग बनाया है जो कि एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे का कंबाइंड प्रारंभिक परीक्षा लेगी। तो भारत सरकार ने एनआरए के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो सही जवाब है दोस्तों 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एनआरए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए 1517.57 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के अंतर्गत एसएससी, आरआरबी सहित आईबीपीएस जैसे सभी सरकारी नौकरियां आएंगी। अभी फिलहाल शुरुआत में 3 ही हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके अन्य सभी एजेंसियां इसी से जुड़ जाएंगी। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। अभी क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं एनआरए में क्या, अभी आप जब नॉर्मल फॉर्म भरते हैं तो रेलवे के लिए अलग फॉर्म भरनी होती है, एसएससी के लिए अलग फॉर्म भरनी होती है, बैंकिंग के लिए अलग फॉर्म भरनी होती है, उतनी बार एग्जाम देने जाना होता है, परेशानी भी होती है और आपसे चार्ज भी ज़्यादा लिया जाता है। यहाँ तक कि सरकार को भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में बहुत परेशानी होती है। तो अगर एक प्रारंभिक परीक्षा रहेगी तो आपको भी फ़ायदा होगा, और आपको इसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है
पैसे कम देने पड़ेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर सेंटर नहीं जाएगा तो आपका आना जाना भी नज़दीक होगा, भाड़ा भी बचेगा, आपका किराया भी बचेगा। और इसके साथ साथ यह एग्ज़ाम साल में 2 बार लेगी, जिससे कि आपका प्रत्येक 6 महीने में एग्ज़ाम एक हो जाएगा और आपको मार्क्स दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी। ठीक है। और अगर इस बार आपका नंबर कम आ गया है तो साल में 2 बार होगा, तो अगली बार आप एग्ज़ाम देकर अपना नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद अन्य आगे की जो प्रक्रिया है वो आरआरबी अपने हिसाब से लेगी और जैसे पहले लेती आई है ठीक उसी प्रकार के, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को एक किया गया है ताकि जो बर्डन होता है, जो सरकार पर दबाव पड़ता है, वो कम हो जाए। केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के उम्मीदवारों के लिए कॉमन एबिलिटी टेस्ट सीईटी, इसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा गया है दोस्तों, आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की वैधता 3 साल तक मान्य रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और लग रहा हो कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। और एक तरह से आप कह सकते हैं यह मेरी फीस है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप भी इसे सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।